हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग कैप्शन में ही और थंबनेल पर ही देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैं वीडियो लाया हूँ वो किस चीज का है वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आज हम जो जिक्र करेंगे वो आरआरबी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, जिसमें से हम लोग के कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आउट हुए, जहां पे हम आप लोग के समझ कुछ जिक्र करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में संक्षिप्त में आप लोग को फुल जानकारी दूं। तो देखिए, आप लोग यहां भी देखते होंगे कि आरआरबी रेलवे, ठीक है, आरआरबी रेलवे की तरफ से एक एसआई और एक कांस्टेबल, दो तरह की पोस्टें आरपीएफ ने निकाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से एक एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से कुल अगर हम लोग पोस्ट की बात करेंगे तो 4660 हैं। और हम लोग इसी प्रकार से जानकारी आगे भी प्राप्त करेंगे, अर्थात हम जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ आगे भी देंगे। तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग वीडियो की स्किप ना करेंगे और धैर्य बना के देखिए, क्योंकि आपको मैं A to Z जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको एक ही बार में आप अच्छे से भली भांति समझ जाए। तो देखिए, आरपीएफ 01/2024 के विज्ञापन से एक एसआई का पोस्ट निकाला गया है और इसी डेट पर कांस्टेबल का एक पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से अगर पोस्ट का बात करें हम तो एसआई में टोटल जो पोस्ट मेरे पास है, हम लोग के पास, वो 452 है। जबकि अगर कांस्टेबल का बात करें तो कांस्टेबल में 4208 है। जी हाँ, क्या समझे कि जो एसआई में जो टोटल पोस्ट जो निकाला गया है उसमें से 452 है, अप्रोक्स यू कहे तो 450, और इसको आप कहे तो 4200। तो हम लोग तो ये समझ गए कि जो रेलवे आरआरबी रेलवे की तरफ जो आरपीएफ का जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें से पहला है एसआई, दूसरा है कांस्टेबल, और टोटल पोस्ट है हम लोग के 4660, जिसमें से हम लोग को 452 एसआई का है और 4208 हम लोग के पास कांस्टेबल का है। अब जानेंगे इसके आगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एज जाने कि एज क्या दिया गया है। तो अगर हम एसआई की बात करेंगे तो एसआई का क्या है, 20 साल से 28 साल, जिनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यदि 20 से 28 के बीच में जो व्यक्ति हैं वो भर सकते हैं। और एक आप लोग को इसी के रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग आप लोग को इंपॉर्टेंट एक मैं बात बताऊंगा, कृपया आप लोग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्किप मत कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और दूसरा क्या है, कांस्टेबल। कांस्टेबल में क्या है, जो कैंडिडेट जिनके अगर उम्र 18 साल हो रहे हैं वो फुलफिल इस फॉर्म को कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल के लिए आपको 20 साल होना जरूरी है, एसआई के लिए आपको 20 साल होना जरूरी है। और इसी प्रकार से कांस्टेबल यदि आप भरना चाहते हैं तो आपको 18 साल की मिनिमम आपको जो एज चाहिए 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए, दोनों में 28 साल चाहिए। अर्थात एसआई के लिए जो 20 से 28 के क्राइटेरिया में आते हैं वो एसआई भी फाइट कर सकते हैं, और जो 18 से जो 28 आते हैं वो क्या है, कांस्टेबल फाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसको जरा समझिएगा, नोट। कभी कभी बहुत से लोगों के मन में यह शंका होता है कि सर मेरा तो 28 साल उम्र क्या हुआ, हम क्रॉस कर गए हैं, तो क्या हम भर पाएंगे? जी हाँ, आप भर पाएंगे, लेकिन आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। क्या, यदि आप एसटी या एससी है तो आपको 5 साल और आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब क्या समझे कि यदि जो भी कैंडिडेट जो एसटी और एससी से बिलोंग कर रहे हैं, यदि उनकी मैक्सिमम एज 28 क्रॉस हो गए हैं तो आप इसमें 5 और ऐड कर लीजिए, तो कितना आपको मिल रहा टोटल 33
मतलब अभी भी अगर जिनका अगर 33 साल से अगर 33 साल तक जो है या 33 साल से जो कम उम्र का जो है एसटी और एससी वो फुलफिल कर सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी का 28 के अलावा 3 साल और उन लोग की एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मतलब क्या समझे कि ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं वो क्या 31 साल की उम्र तक भर सकते हैं। सबसे अगर देखा जाए तो अहम भूमिका है। इससे पहले जब वैकेंसी आया था तो मैक्सिमम 25 साल था दोनों में, लेकिन इस बार 28 कर दिया। मतलब यहां से भी 3 साल का हम लोग को क्या एज रिलैक्सेशन मिला, और साथ ही साथ ये तो मिलता ही एसटी ओबीसी के लिए। मतलब क्या है, जो कोविड-19 के कारण वो जब वैकेंसी नहीं आ पाई है, वहां से जो इफेक्टेड जो लोग रह गए उसमें से क्या है उनको एक्स्ट्रा क्या है कि 3 साल और उन लोग को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब अब सीधे अगर डायरेक्टली तौर पर अगर आप समझे तो आपको क्या है एसटी एससी के लिए क्या यदि 33 साल तक उम्र है तो भर सकते हैं, ओबीसी के लिए 31 साल तक, बट जनरल के लिए 28 साल होना है। अगर 28 साल से अगर वो अपना एज क्रॉस कर गए हैं तो फिर इस फॉर्म को फिर वो भरने में असमर्थ होंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसआई के लिए क्या कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। कम से कम ग्रेजुएशन होइएगा तभी आपको एसआई भर पाइएगा। और इसी प्रकार से कांस्टेबल के लिए आपको क्या है 12 पास होना है, सॉरी माफ कीजिएगा 10th पास होना है। यदि आप 10वीं पास है और 18 साल अगर आपका उम्र हो गया है तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इतना तक तो बात कर लिए। अब जानेंगे कि इस फॉर्म को कब से भरा जाएगा और इसका अंतिम तिथि क्या होगी। तो ओपनिंग जो डेट है और क्लोजिंग डेट आप देख रहे होंगे बोर्ड पे इस प्रकार से। ओपनिंग डेट क्या है 15/4/2024, मतलब 15 तारीख अप्रैल माह 2024 ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और इसका अंततः अंत 14/5/2024 इसका क्या है अंतिम डेट है। इसके अलावा क्या है, यदि आप फॉर्म को क्या कर लिए भर लिए हैं तो कुछ आपको इस प्रकार से और जानकारी रखना चाहिए। जैसे फिजिकल मेजरमेंट एसआई और कांस्टेबल के लिए, एसआई और कांस्टेबल के लिए दोनों का जो फिजिकल जो मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया है दोनों का सेम है। क्या है देखिएगा, अनरिजर्व या ओबीसी, अनरिजर्व या ओबीसी जिसको आप जनरल भी कहते हैं, यदि उसमें से अगर आप बात करें तो जो मेल जो होंगे उसको क्या है 165 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि फीमेल को 157 चाहिए। एक्सपेंडेड अगर चेस्ट को ओनली फॉर मेल, माफ कीजिएगा क्या हम कह रहे हैं कि चेस्ट ओनली फॉर मेल, इसका मतलब ये है कि आपको जो चेस्ट के जो मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया वो सिर्फ और सिर्फ वो मेल में फुलफिल होगा, फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, अर्थात नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या है, अगर मेल को 80 चाहिए और 85 चाहिए, 80 में क्या चाहिए एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड कितना चाहिए 85 चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना कि नॉर्मल आपको 80 चाहिए और जब आपको क्या छाती को जब फुलाना, चेस्ट को आपको क्या है कि फुला के आपको चाहिए 85। इसी प्रकार से एसटी एससी के लिए अगर मेल में 160 सेंटीमीटर हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात वो क्या है फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। 100 का फीमेल के 152, जबकि आप लोग एक्सपेंडेड तो क्या बता रहे थे, एसटी और एससी के लिए 160, मेल के लिए फीमेल के लिए 152। बट ध्यान रहे ये जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात के, फीमेल के लिए यहाँ पे
वो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं रखा गया है, तो जहां भी आपको मेजरमेंट का अगर बात दिखे तो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, चाहे वो एसटी से बिलोंग करे, एससी से करे, ओबीसी से करे, चाहे जनरल से करे। और फॉर अदर ट्राइब्स जैसे गढ़वाल हो गए, गोरखा हो गए, ये सभी से अगर जो लोग आते हैं इस ट्राइब से, उनको क्या है, जो लेंथ उनका जो हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि 155 फीमेल को चाहिए। और इसी प्रकार से मेल के लिए चेस्ट में कितना चाहिए, 80 से 85, मतलब क्या है, एक्सपेंडेड से अनएक्सपेंडेड के लिए। ये तो हम लोग का हो गया कुछ बेसिक जानकारी, जिससे हम लोग अब फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। कि जो हमको जानकारी बेसिक चाहिए था वो हमको सॉरी आप लोग को मिल गया। अब जानेंगे, हमने तो फॉर्म भर लिया, तो अब जो परीक्षाएं जो होंगे वो कितने चरण में होंगे, अर्थात कितने फेज में होंगे। तो जैसे आप देख रहे भर्ती में 3 चरण, जो भर्ती होगा वो 3 चरण में होगा। पहला सीबीटी होगा जो रिटेन होगा, दूसरा होगा पीईटी और पीएमटी जिसको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, अर्थात फिजिकल मेडिकल टेस्ट, और लास्ट में डीवी है जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि आपको क्या है, इसका जो एग्जाम होगा एक ही एग्जाम होंगे, एक एग्जाम होंगे रिटेन, अब बाकी फिर क्या है वो तो फिजिकल के लिए तो सबका कॉमन है। आपको रिटेन एक ही देना पड़ेगा, बाकी फिजिकल उसके बाद डीबी है। समझ रहे मेरे बात को? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि किन्हीं को कोई अभी भी मन में शंकाएं हैं तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि मैं आपके शंकाएं को दूर कर सकूं। तो चलिए फिर अब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग 3 चरण में बात कर लिए थे। पहले चरण में बात किए थे सीबीटी मोड में जो रिटन एग्जाम होता है, दूसरा बात किए थे पीईटी अर्थात पीएमटी, और अब उसके बाद हम बात किए थे डीबी पर। तो जैसे कि अब हम ये 3 चरण पे हम लोग जान चुके थे कि मतलब जो एग्जाम जो होंगे लिए जाएंगे वो फाइनल सिलेक्शन तक वो 3 चरण से हमको गुजरना पड़ेगा। और इस प्रकार हम लोग जो है वो जानेंगे अब कि पहला जो प्रथम चरण है जिसको हमने सीबीटी मोड का नाम दिए हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें हम लोग की रिटन एग्जाम लिखना है, उसमें से हम लोग का जो समय दिया जाएगा वो कितना मिलेगा समय, टोटल ड्यूरेशन हम लोग को 90 मिनट मिलेगा, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स, एक टोटल 120 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो हमको जो टोटल जो मार्क्स दिया जाएगा वो कितना रहेगा, 120 मार्क्स का। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 120। अब नेगेटिव मार्क्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव में 1/3 हम लोग को मिलेगा। ऐसे आप समझिए यदि आप 3 गलती करते हैं तो उसमें से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका। अब इसके सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको जीएस पढ़ना, मैथ पढ़ना और रीजनिंग पढ़ना है। जैसे कि जीएस जो है 50 नंबर का जीएस पूछा जाएगा, मैथ जो सेक्शन है उसमें से 35 रहेगा, रीजनिंग से 25 सेक्शन रहेगा, जिसमें से आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके पे आप कमांड बना लिए तो आप यहाँ से अच्छे से अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ में हम लोग को ध्यान रहेगा कि हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे वो हम लोग सारा का सारा अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे। एडवांस में अगर रहेगा तो सिर्फ मेंसुरेशन का रहेगा। यूं कहे तो आप जीडी के एग्जाम देखे होंगे, जीडी के सिलेबस देखे होंगे, बस जीडी का ही ड्यू टू यहाँ पे सिलेबस, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन के लेवल ऊपर हो सकता है, होगा भी, लेकिन वही सिलेबस यहाँ पर भी रखा गया है। जैसे कुछ सिलेबस बता रहे, जैसे होल नंबर है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, परसेंटेज है, पीएल है, इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है। ये सभी सारी चीज क्या है आपको अर्थमेटिक में पढ़ना है।
और इसमें से रीजनिंग में तो आपको भरबल पढ़ना है, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना है, डैश पढ़ लेना है, एनालॉगी पढ़ लेना है, मिसिंग नंबर पढ़ लेना है, काउंटिंग फिगर पढ़ लेना है। उसके बाद आप बात करें तो अल्फाबेट पढ़ लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना है। तो ये सभी क्या आपको रीजनिंग में आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए सेपरेट मैं सिलेबस का जो जिक्र है, मैं सेपरेट सिलेबस आप लोग को ले आऊं, जिसमें से हर एक टॉपिक मैं बता दूं कि कहां से कितने टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस सालों में। मैं उस पर भी हम लोग बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। अब दूसरा जो चलन हम लोग की पीईटी है, जिसको हम लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेडिकल टेस्ट कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग रिटेंस अगर गुजर गए तो हम लोग को फिर क्या है, पीटी पे हम लोग फिर दूसरा चरण पे कंप्लीट करना पड़ेगा क्राइटेरिया को। ध्यान रहे, अगर आपको पीईटी पीएमटी में आना हो तो 30% कम से कम आपको रिटेन एग्जाम में लाना अनिवार्य है। लेकिन आप तो ये तो जानते हैं कि इसका कट ऑफ तो बड़ी हाई जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में रखा गया है इसको। अब यहाँ पे पीईटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे एसआई के लिए, एसआई में क्या 1600 मीटर है, यदि आप दौड़ते हैं, मेल के लिए 1600 मीटर है, फीमेल के लिए 800 मीटर है, और लॉन्ग जंप मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जैसा कि मेल के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, जहां पे लॉन्ग जंप आपको 12 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच रहेगा। इसी प्रकार फीमेल में आपको 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, और लॉन्ग जंप आपका 9 फीट रहेगा और हाई जंप रहेगा 3 फीट। अब इसमें नोट देख लीजिए, क्या बोला गया, क्या लिखे कि फॉर रनिंग यू हैव ओनली वन चांस। आपको रनिंग के लिए एक ही चांस मिलेगा। अगर एक चांस में यदि आप क्वालिफाई किए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही सब डिस्क्वालीफाई कराइएगा। लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको 2 चांस मिलेगा, 2 चांस। कितने चांस? 2 चांस मिलेंगे। यदि आप एक चांस में यदि आप किसी कारणवश यदि क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको और एक चांस मिला जाएगा। एक चांस मिलेगा हाई जंप में और एक चांस मिलेगा लॉन्ग जंप में। इसका मतलब क्या समझे कि 2 चांस आपको हाई जंप में रहेंगे और 2 चांस लॉन्ग जंप में रहेंगे। पीईटी, ध्यान रहे कि पीईटी या पीएमटी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि नो मार्क्स आर टू बी अवॉइडेड। इसका मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं रखा गया है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से कांस्टेबल के एसआई से हल्का से पीईटी हल्का डिफिकल्ट किया है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, हल्का कहेंगे। अब ध्यान आप लोग दीजिएगा कि कैसे हम इसको हल्का डिफिकल्ट कह रहे हैं। देखिए मेल का है 1600 मीटर कितना दौड़ना था, 6 मिनट 30 सेकंड में, जबकि यहाँ कितना दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लॉन्ग जंप 12 फीट है, यहाँ पे लॉन्ग जंप 14 फीट है, यहाँ पे हाई जंप 3 फीट 9 इंच, यहाँ पे लॉन्ग जंप 4 फीट है, समझ रहे हैं ना। तो हल्का से कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया को एसआई के भांति आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा फुलफिल करने के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पे 4 मिनट है 800 मीटर दौड़ने के लिए, जबकि यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड है, और लॉन्ग जंप यहाँ पे 9 फीट है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 फीट है, और यहाँ पे हाई जंप कितना है 3 फीट है, यहाँ पे कितना है 3 फीट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चैलेंजिंग जो पॉइंट आ रहा है वो मेल के लिए आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि इस वीडियो को आप लोग अर्थात ये कहें तो इस वीडियो से यदि आप लोग सही जानकारी प्राप्त किए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर ले और साथ ही साथ लाइक करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए यही हम लोग रखते हैं। यदि आप लोग इसके बावजूद किन्हीं को अगर कहीं को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से जब नई वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें से पहले जो आपके कमेंट है उसका मैं जिक्र कर लूं। ये आपका आरआरबी, रेलवे, आरपीएफ, एसआर कांस्टेबल के क्राइटेरिया से जो आपको फुलफिल करना और साथ ही साथ आपको पढ़ाई करना है। हमको लग रहा है कि मैं भी अक्टूबर, अगस्त, सितंबर में इसका एग्जाम होगा।
इसलिए आप लोग का सभी बहुत समय है अच्छे से, यदि जो अभी तक तैयारी में नहीं किए हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अभी से तैयारी में भिड़ जाएं, क्योंकि 5-6 महीना बहुत ही सफिशियंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। जय हिंद।